हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय शैथिल्य वक्र। देखिए चुंबकीय शैथिल्य वक्र यहाँ दिखाया गया है ए बी डी जी, और यहाँ चुंबकीय शैथिल्य यानी सी यहाँ ले सकते हैं और यहाँ एफ ले सकते हैं या जी ले सकते हैं। तो ए बी सी डी एफ जी एक चुंबकीय शैथिल्य वक्र है। इसमें हम कहेंगे जब किसी लौ चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी लौ चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, यानी किसी लौ पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकित हो जाता है। यानी किसी लौ चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, चुंबकीय प्रेरण के कारण चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय तीव्रता यक्स अक्ष पर चुंबकीय तीव्रता दर्शाया गया है। चुंबकीय तीव्रता यक्स के मान में धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं तो आई के मान में भी अनियमित रूप से परिवर्तन होता है, रेखीय परिवर्तन नहीं होता। रेखीय परिवर्तन होने का मतलब ऐसे वक्र बनेगा और ऐसे परिवर्तन होगा। तो ये ऐसा नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे गया फिर ऊपर गया ऐसे घुमा हुआ है, यानी यह वक्री के रूप में है। यानी अनियमित रूप से आई के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के संगत आई में रेखीय परिवर्तन नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी हमेशा चुंबकीय तीव्रता एच से कम होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान हमेशा एच से क्या होता है, कम होता है। ये कम होता है, एच से क्या होता है, एच से कम होता है। चुंबकीय तीव्रता एच के मान में परिवर्तन, चुंबकीय तीव्रता एच से चुंबकीय तीव्रता एच के मान में परिवर्तन किए जाने पर पदार्थ में चुंबकीय तीव्रता बी की चुंबकीय तीव्रता एच से पीछे रहना चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है। यानी कहा जा रहा है चुंबकीय तीव्रता एच के मान में परिवर्तन किए जाने पर, यानी यच के मान में, इस यच के मान में परिवर्तन किए जाने पर पदार्थ में चुंबकन तीव्रता यानी बी, चुंबकन तीव्रता बी चुंबकीय तीव्रता यच से क्या रहता है, पीछे रहता है। और इसी को कहते हैं शैथिल्य, यही कहलाता है चुंबकीय शैथिल्य। चुंबकीय शैथिल्य की परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, लिखेंगे चुंबकीय तीव्रता यच के मान में परिवर्तन करने पर, परिवर्तन किए जाने पर पदार्थ में चुंबकन तीव्रता बी की चुंबकीय तीव्रता एच से पिछड़े रहना चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है। एक बार और आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय तीव्रता एच के मान में परिवर्तन किए जाने पर, यानी एच के मान में क्या किया जा रहा है, ये एच का जो मान है एक्स अक्ष पर, एच के मान में परिवर्तन किए जाने पर पदार्थ में जो चुंबकन तीव्रता बी की चुंबकीय तीव्रता एच से क्या रहता है, पीछे रहना चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है। यानी बी का मान ऑलरेडी कम होता है और एच से कम होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जब बी का मान कम होता है और एच ज़्यादा होता है तो एच से बी पीछे होगा। तो यच से बी का पीछे रहना, यच का क्या, यच का बी से बी पीछे रहता है, यानी बी का यच से पीछे रहना चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है।
इसी में हम जानेंगे, इसी हेडिंग में जानेंगे इसकी धारणशीलता। क्या जानेंगे बच्चों? धारणशीलता इसकी क्या कहलाती है? धारणशीलता। धारणशीलता जब ये चुंबकीय तीव्रता के मान को घटाया जाता है, चुंबकीय तीव्रता के मान को क्या किया जाता है? घटाया जाता है, तो यह वक्र BA पर पहुंच जाता है और BA यानी बी स्थिति पर जब ये आता है तो H का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। H का मान देखिए इस पॉइंट पर H न तो इधर है न तो इधर है, तो यानी H का मान यहाँ क्या हो गया है? H का मान जब इधर रहता, अच्छा यहाँ रहता तो ये मान होता, यहाँ रहता तो होता, लेकिन यहाँ H का मान क्या है? शून्य है। तो यहाँ O और B जो वक्र है यही इसकी क्या कहलाएगी? धारणशीलता कहलाती है। ये क्या कहलाती है बच्चों? यही इसकी धारणशीलता कहलाती है। कह सकते हैं चुंबकन क्षेत्र के शून्य हो जाने पर, क्या बोल सकते हैं? चुंबकन क्षेत्र के शून्य हो जाने पर पदार्थ में बचा हुआ चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। इसे पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। इसे पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। यानी जो O और B भाग है यही इसकी क्या कहलाता है? धारणशीलता। एक बार दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है, यदि H का मान धीरे धीरे, H का मान क्या? धीरे धीरे घटाया जाता है तो B का मान भी घटता जाता है, I का मान भी, जैसे H का मान घटाएंगे तो I का भी मान उसी के हिसाब से क्या होगा? देखिए ये वक्र ऊपर है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो यानी यहाँ मिलाएंगे तो कुछ ज़्यादा रहेगा, यहाँ कुछ कम रहेगा। तो यानी H के मान को धीरे धीरे घटाने पर I का भी मान धीरे धीरे क्या हो जाता है? घट जाता है। परंतु वक्र OA की विपरीत दिशा में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। OA की विपरीत दिशा में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, बल्कि एक नया वक्र A और B, यानी ये ऐसे बढ़ा है तो इसमें इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब यानी ये बढ़ाएंगे तो इस पर नहीं आएगा, ये इधर आएगा, यानी इस पे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसे प्राप्त होगा। तो यानी वक्र क्या, नया वक्र क्या प्राप्त होता है? AB प्राप्त होता है। वक्र के इस भाग से स्पष्ट है कि, वक्र के इस भाग से क्या है? स्पष्ट है कि H का मान शून्य हो जाता है। H का मान क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तो जब शून्य हो जाता है जिस बिंदु पर, वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों? धारणशीलता कहलाती है। एक बार धारणशीलता की यहाँ परिभाषा आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम, इसकी निग्राहिता की बात करते हैं। निग्राहिता क्या होती है ये भी जानेंगे। अब देखिए इसके विपरीत बात करेंगे। जैसे कि चुंबकन क्षेत्र को हटा लेते हैं तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें I का मान, C बिंदु पर देखिए I का मान शून्य है। जब C बिंदु पर I का मान शून्य है तो OC जो वक्र है उसकी क्या है? वही उसकी निग्राहिता है, यानी OC वक्र निग्राहिता कहलाती है। ये कह सकते हैं आप, यानी इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, बाह्य चुंबकीय तीव्रता H का वह मान जिस पर चुंबकत्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बाह्य चुंबकीय तीव्रता H का वह मान
जिस पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, निग्राहिता कहलाती है। निग्राहिता कहलाती है। यानी जो आपका ओसी दिख रहा है, ओसी निग्राहिता है। यानी एक बार और देख लीजिए, यानी जो ये वक्र में ओ और सी प्राप्त हो रहा है, यानी ओसी वाला भाग निग्राहिता है और ओबी वाला भाग क्या है, धारणशीलता है। अब का बात करेंगे बच्चों शैथिल्य हानियां। किसकी बात करेंगे, शैथिल्य हानियां। शैथिल्य हानियां क्या होती है, इस पे भी चर्चा करते हैं। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख कर चुंबकित करते हैं, यानी किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या करके, मान लीजिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इसमें किसी लौह पदार्थ को क्या करते हैं, लाकर उसको चुंबकित करते हैं, तो वह बाह्य क्षेत्र द्वारा डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन, तो बाह्य क्षेत्र की क्या, डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन तथा डोमेनों के घूर्णन में जो कार्य किया जाता है वह पदार्थ में चुंबकन की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब चुंबकन क्षेत्र को घटाकर शून्य किया जाता है, यानी H को घटाकर क्या किया जाता है, H को घटाकर शून्य किया जाता है, तो पदार्थ पूर्णतः भी चुंबकित नहीं होता। यानी किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाकर उसे चुंबकित करने पर उसे हटा देते हैं और पुनः उसको चुंबकीय क्षेत्र किसी लौह चुंबकीय पदार्थ पे लाते हैं, तो वह उसे थोड़ा सा चुंबकित करता है, यानी पूरा रूप से उसका चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है, उसमें कुछ चुंबक तो शेष रह जाता है। इस प्रकार पदार्थ के चुंबकन के समय दी गई कुल ऊर्जा चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर पूर्णतः वापस प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार चुंबकन तथा विचुंबकन के प्रत्येक पूर्ण चक्र में ऊर्जा की कुछ हानि होती है। यहाँ एक बार और सुनिए, इस प्रकार चुंबकन तथा विचुंबकन के प्रत्येक पूर्ण चक्र में, इस प्रकार चुंबकन तथा विचुंबकन के प्रत्येक पूर्ण चक्र में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे शैथिल्य हानियां कहते हैं। यानी कह सकते हैं चुंबकन तथा विचुंबकन के प्रत्येक विचुंबकन के प्रत्येक पूर्ण चक्र में ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है, जिसे शैथिल्य हानि कहते हैं। हानि कहते हैं, जिसे कौन सा हानि कहते हैं, जिसे शैथिल्य हानि कहते हैं। डेट्स क्लियर, ओके। एक बार आपको बढ़ा करके दिखा दिया जा रहा है, आप देख लीजिए शैथिल्य हानि क्या होता है। इसी प्रकार निग्राहिता देख लीजिए, निग्राहिता क्या होता है। धारणशीलता भी देख लीजिए, चुंबकन क्षेत्र के शून्य हो जाने पर पदार्थ में बचा हुआ चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, जिसे पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। यहाँ देख लीजिए चुंबकीय शैथिल्य क्या होता है। चुंबकीय तीव्रता H के मान में परिवर्तन किए जाने पर पदार्थ में चुंबकन तीव्रता B चुंबकीय तीव्रता H से क्या रहता है, पीछे रहता है, और जब पीछे रहता है तो इसे चुंबकीय शैथिल्य कहलाता है।